नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे की खबरों में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह डालते हैं और इसके बाद खबरें विस्तार से। हिसार में रामपाल के आश्रम के आसपास अर्धसैनिक बल तैनात, 6 शव बरामद, रामपाल पर देशद्रोह का मुकदमा। श्रीलंका से रिहा हुए 5 भारतीय मछुआरे, राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने माफ की मौत की सजा, भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। भारत और फिजी के बीच 3 अहम समझौते, वीजा ऑन अराइवल और $80 मिलियन वित्तीय मदद का ऐलान, प्रधानमंत्री का फिजी की संसद में संबोधन। राजनाथ सिंह ने कहा, अनुच्छेद 370 पर बीजेपी का रुख साफ, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नहीं होगी कोई चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया याद, शक्ति स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा। और अब पहली खबर। हिसार में संत रामपाल के आश्रम में अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करके ताज़ा स्थिति की जानकारी भी ली है और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि रामपाल की गिरफ्तारी तक कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने हिंसा के बाद रामपाल पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। केंद्र सरकार ने 500 अर्धसैनिक बलों को हिसार के संत रामपाल के आश्रम के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती को मंजूरी दे दी है। वहीं हरियाणा पुलिस ने संत रामपाल के आश्रम से 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। हालांकि अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। कल की घटना के बाद कल रात को बहुत सारे लोग, बच्चे और महिलाएं और वृद्ध पीपल वो बाहर निकलना चाह रहे थे और उनको सेफ पैसेज हमने दिया और लगभग 10,000 के करीब लोग कल निकल के गए हैं और अभी भी उनको हम सेफ पैसेज दे रहे हैं जो महिलाएं और बच्चे जा रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्रकारों पर हुए हमले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले का समाधान आपसी बातचीत से निकालने की बात कही है। कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है और ये ऐसी स्थितियां जो है विवेक के साथ, संयम के साथ और आपस में टकराव टालने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल सरकार को भी करना चाहिए था। पुलिस ने सतलोक आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रामपाल आश्रम में ही मौजूद हैं। हिसार में हिंसा के बाद रामपाल और उनके अनुयायियों के खिलाफ राजद्रोह और आईपीसी की दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस और संत रामपाल के बीच कशमकश का एक दिन और गुजर गया है। न तो पुलिस रामपाल को गिरफ्तार कर पाई है और न ही आगे बढ़कर रामपाल ने सरेंडर किया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या हरियाणा पुलिस किसी तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की तामील कर पाएगी या नहीं। बरवाला से कैमरामैन सरोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हिसार। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण इस वक्त घटनास्थल के आसपास मौजूद हैं। रविंद्र, क्या चल रहा है इस वक्त? पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए अमृता, 5:30 बजे का समय दिया गया था यहाँ पे पुलिस के द्वारा, जो मीडिया था और जो दूसरे यहाँ पे जो लोकल यहाँ पे लोग जो खड़े हुए थे उनको कि 5:30 बजे के बाद हम लोगों को जो ग्राउंड जीरो जिसको कह सकते हैं कि वो 500 मीटर दूर जो एक बैरिकेड लगाया गया था जिससे हमको अब पीछे हटा दिया गया है और पूरी पुलिस बल जो यहाँ पे तैनात था उसको आश्रम के नजदीक बुला लिया गया है। पुलिस बल में यहाँ तकरीबन 40,000 के आसपास जो है पुलिसकर्मी हरियाणा पुलिस के तैनात हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की भी कुछ टुकड़ियां बुलाई गई है। माना यही जा रहा है कि आज की रात जो होगी शायद उस रात में कुछ न कुछ फैसला, अगला सवेरा जो आएगा वो कुछ फैसला लेकर आएगा कि बाबा जो संत रामपाल है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो आश्रम को तोड़ के किया जाएगा या किस तरीके से किया जाएगा। इसकी जो किसी तरह का खुलासा हमने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एक किस्म से ऑपरेशन पूरा चलाना चाहते हैं। इसलिए मीडिया को और जो दूसरे जनमानस दूसरी पब्लिक है उसको दूर रख फिलहाल पूरी पब्लिक जो पब्लिक आश्रम में मौजूद थी, क्या उन सभी को बाहर निकाला जा चुका है? रविंद्र जी, अमृता, पूरी पब्लिक को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो हम कह सकते हैं, कम से कम रात की जो खबर थी कि 10,000,
और आज दिन भर में भी हम लोग देखते रहे कि बसें जो है हरियाणा रोडवेज की बसें हैं उसमें 70-70, 80-80 लोग जो है हर बस में कम से कम 20-30 बसें हमने आज देखी हैं। बहुत भारी तादाद में यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है और जो लोग निकल के आ रहे हैं उनसे हमने बात की, वो अलग अलग इलाकों के करीब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र हमसे बातचीत करने के लिए। रविंद्र हमारे संवाददाता इस समय हिसार में मौजूद हैं, घटनास्थल के पास हैं और वो ये बता रहे हैं कि पुलिस को ये भरोसा है कि आज रात तक उसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और किसी न किसी नतीजे पर पुलिस पहुंच जाएगी। और ये भी बता रहे हैं कि आश्रम को बहुत हद तक खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो श्रद्धालु मौजूद थे वो निकाले जा चुके हैं। लेकिन हम इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के मैसेज क्या है, संदेश क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसत्ता के संपादक ओम थानवी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओम थानवी साहब। ये जो अभी तक का पूरा घटनाक्रम चला है, हमने कल भी इस पर बातचीत की, लेकिन फिर भी आज भी घटनाक्रम इतनी तेजी से चल रहा है कि इसको खत्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है रामपाल, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो क्या ये आपको लगता है कि अब इसकी गिरफ्तारी से ये कुछ हद तक शांत होगा मामला? अभी कहना मुश्किल है कि गिरफ्तारी होगी या वो जिंदा भी मिलेगा या खून खराबा होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी तो आप देखिए हालात इतने काबू से बाहर, खुद शासन और प्रशासन दोनों को इसमें जिम्मेदार मानना चाहिए। उन्होंने इतना काबू के बाहर कर दिया है अपनी देरी से फैसले करने की वजह से। अगर इसमें निर्णय वक्त पे होता और बहुत कठोरता के साथ में, जिसको हम कहते हैं इच्छा शक्ति के साथ होता, तो ये हालात अब तक नहीं होते। और अगर देरी ना हुई होती तो कम से कम ये जो 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 महिलाएं, एक बच्चा है 1.5 साल का, उनको मौत से बचाया जा सकता था। निश्चय ही। और इतने लोग हजारों की तादाद में, और वो जैसे मुझे जानकारी मिली है वो लोग हरियाणा के नहीं हैं, वो लोग बाहर से आए हुए श्रद्धालु होंगे जो कोई उनके लिए बचाव का काम भी नहीं कर सकते थे, उनको जबरदस्ती अंदर रखा गया होगा, लेकिन वो दाखिल होते चले गए, भीड़ बढ़ती चली गई। उसके बाद में जब आपने निश्चय किया तब तक स्थिति आपके काबू के बाहर चलेगी। अब अगर वो कोई भी कार्रवाई करते हैं, कमांडो कार्रवाई करें, कुछ भी करें, क्योंकि बातचीत से अगर ये शख्स बाहर आता होता, तो पहले ही हो चुका होता। ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और अब जो है अगर इसको भी मालूम है कि अगर ये कानून के हत्थे चढ़ गया तो अभी बाहर वापस आने वाला नहीं है, इसकी पहले की जमानत भी है वो भी रद्द हो जाएगी। तो अब वो जो उसके गार्ड्स, जो भी अपने खुद के जो गार्ड्स उसके हैं, उनके साथ और पुलिस के साथ में क्या होता है, बातचीत होती है या टकराव होता है? नहीं, लेकिन ये जो पूरी देरी हुई, जिस तरह से हम कह सकते हैं जिस तरह की घटनाक्रम देखने को मिला, उससे तो कहा जा सकता है कि लापरवाही भी हुई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? घोर लापरवाही हुई है और इसके लिए शासन सीधे सीधे, बल्कि ये पूरे देश में जो सरकारें आज हरियाणा सरकार के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, वो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो तो सीधे सीधे ये बातें हो रही हैं कि ये तो पुरानी सरकार का किया धरा है, हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो लोगों को बचा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो चूंकि जब अभी अगर आदेश निकला है और अगर अदालत ने आपको कहा है कि उसको पेश कीजिए, तो पेश करना आपका फर्ज है। पिछली सरकार जो है कोई उसकी तारीफ या उसकी कोई बुराई की बात नहीं है, ये सीधे सीधे अनिर्णय की स्थिति है। बल्कि मैं अभी पिछले मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने, मुझे लगा कि ठीक ही बात कही कि ऐसे वक्त में एक तो आप में इच्छा शक्ति चाहिए, दूसरा आप में विवेक चाहिए। वो दोनों चीजें कम से कम, ये जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, इन्होंने अपने आप को निकम्मा साबित किया है। मतलब इन्होंने जो है, खट्टर साहब, ये कहना चाहिए कि इन्होंने शुरुआत में कुछ इस तरह का कर दिया है कि अगर कोई ढंग का आलाकमान हो तो ऐसे व्यक्ति को बदल दे। वो व्यक्ति 5 साल तक इस राज्य को जो है, अगर इस तरीके से अनिर्णय की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है और इस तरीके से खून खराबे में पहुंचा दे और अदालत की अवमानना और आज भी मीडिया की पिटाई, इतनी सारी घटना होने के बाद भी वो ट्वीट कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने आके कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। बोले नहीं, उन्होंने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने न दिल्ली में न चंडीगढ़ में, जबकि कोई बहुत दूरी नहीं है दोनों शहरों के बीच, कहीं से भी आपको मुश्किल पता नहीं से चलता 150 किलोमीटर की, 160 किलोमीटर, 165 किलोमीटर की सच्चाई है। मैंने कल भी कहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी राजनीति में धर्म नेताओं के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव जीता है। ये जो एक चीज है, अब गुरु राम रहीम का देखिए ना, 30 एमएलए जाकर के उनको धन्यवाद देने के लिए गए हैं और नतमस्तक हुए हैं। इनका भी सुना कि सहयोग लिया गया था ओबीसी मतों के लिए। तो ये जो राजनीति आप इस ढंग की करते हैं, जो नहीं, लेकिन क्या वाकई इसे हम धार्मिक नेता मानेंगे जो इस तरह की घोर हम कह सकते हैं आक्रामक प्रवृत्ति या हिंसात्मक प्रवृत्ति का जो आदमी है, क्या हम उसको
संत कह सकते आप हैं। कथित धार्मिक नेता कह दीजिए, हाँ। है ना? लेकिन अब ये है कि धर्म की आड़ तो है इसमें, धर्म जिसका मतलब कोई हिंदू या मुस्लिम है उस ढंग धर्म की बात नहीं है। जो लोगों के श्रद्धालु लोग होते हैं, जिनकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं का नहीं, दोहन करते हैं। लेकिन क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि अब राजनीतिज्ञ सामने आए और इस तरह के जो धर्म की आड़ लेकर जो क्रिमिनल लोग हैं जो अपना कारोबार चला रहे हैं उनका पर्दाफाश हो? देखिए, हम कहते हमेशा हैं कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले दिनों में तो धर्म की बुनियाद पर राजनीति हो रही है और बाकायदा ध्रुवीकरण इस ढंग से हो रहा है कि आप इस किस्म की घटनाएं होने दें जिससे आपको एक धर्म विशेष का फायदा नहीं मिले। लेकिन क्या इससे हमारी न्याय व्यवस्था तार तार नहीं होती है? क्या वो शर्मसार नहीं होती है? न सिर्फ न्याय व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र जनता के साथ धोखा हुआ है, न्याय व्यवस्था के साथ धोखा हुआ है, और इसके अंदर जो तीसरा खंभा है लोकतंत्र का, जो मीडिया, उसके साथ भी धोखा हुआ है। तो इस घटना ने जो, इसलिए मैं कहता हूं कि राज्य सरकार जो है, अगर कोई और व्यक्ति होता और आला कमान कोई और ढंग की होती और ये व्यक्ति संघ का नहीं होता तो अब तक उसके ऊपर खतरा होता। तो आप इशारा ये कह रहे हैं कि एक अति सक्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी तरफ से इस सरकार के मुखिया को चुना है, उनको अब कार्रवाई करना चाहिए मुख्यमंत्री के ऊपर? देखिए, प्रधानमंत्री से ज्यादा जो पार्टी का अध्यक्ष है, कार्रवाई उनको करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जो होते हैं और ये पार्टी जो है वो चुनती है कि इस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है उनकी व्यक्तिगत दोस्ती या इनसे संबंध रहे होंगे, लेकिन संघ के व्यक्ति ये थे और निकट थे। पर ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, निकट होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं मंत्री भी बने हैं, लेकिन परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर के कोई बोले तक नहीं, ये मेरा जिसको कहते हैं ना कि ये दाल में काला खुद जाहिर करता है, वरना आप अब तक बोले होते, कोई बचाव में बोलता, वो बोलने लायक नहीं रहे, बोलती बंद हो चुकी है, क्योंकि आप क्या बोल सकते हैं इतने खून खराबे के बाद में। तो आप ये कह रहे हैं, एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि न सिर्फ जो पुलिस व्यवस्था है वो, बल्कि पूरा का पूरा राजतंत्र, जो राज्य तंत्र है, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस जिम्मेदार व्यवस्था है। को, इसमें तो देखिए सीधी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। पुलिस को अगर कहा जाए, देखिए पुलिस तो अब तक इस सत्ता में आने के बाद लोगों के तबादले अपने, अगर आपको लगता है कि लोग अयोग्य हैं तो हर सरकार नए लोग लेके आती है, ये वही लोग हैं और उनको ये मालूम है कि हम इन पदों पे रहने वाले नहीं हैं, तो क्यों शहीद हों किसी बात के, कल उनको निलंबित कर दिया जाए और कोई कार्रवाई हो। इसलिए वरिष्ठ अधिकारी तो कल तक वहां पहुंचे नहीं थे। परसों जब मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक की है और उसके बाद थोड़ा बहुत जो है, चूंकि उनके ऊपर डंडा कानून का पड़ा, तब उन्होंने कहा नहीं कुछ करना चाहिए, तो अधिकारी लोग निकल के आए हैं। इसलिए जिम्मेदारी जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की ज्यादा है, उन्होंने कहीं जाहिर नहीं किया है और अब तक लोग तो जानते ही नहीं है। वो अगर प्रेस के साथ में सामने आते और बात करते तो हमें लगता कि लापरवाही नहीं उनकी नहीं थी, किसी और की थी। ये तो उन्होंने कहा नहीं है, वो तो खुद एक तरीके से अब देखना होगा कि किस तरह की स्थिति आगे बनती है, क्योंकि अभी तक न तो उस रामपाल की गिरफ्तारी हुई है और न ही मुख्यमंत्री सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी क्या करती है और रामपाल के साथ आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पुलिस एक्शन हो रहा है उसमें कम से कम आज रात तक, कल सुबह तक रामपाल के होने या जहां पर भी छुपा है, जैसे भी है, उसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। लेकिन ये सवाल फिर भी छूटा रह जाएगा कि उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। बड़ा सबक है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए ओम थानवी जी। ये थी आज की पहली खबर। श्रीलंका ने आज 5 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इन मछुआरों की मौत की सजा को माफ कर दिया। तमिलनाडु के रहने वाले इन मछुआरों को नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 2011 में गिरफ्तार किया गया था। केंद्र सरकार ने श्रीलंका के समक्ष मछुआरों की रिहाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बुधवार को इन मछुआरों की श्रीलंका की जेल से रिहाई हो गई। केंद्र सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने इन मछुआरों की सजा माफ कर दी। रामेश्वरम के रहने वाले इन मछुआरों को इमिग्रेशन अधिकारियों को सौंप दिया गया है। Reports that we are hearing about the release of fishermen are extremely heartwarming. Honorable Prime Minister Shri Modi ji has spoken to the President of Sri Lanka some time ago. The government authorities and the Ministry of External Affairs also have offered to give all kinds of possible help to the fishermen. कोलंबो हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को इन मछुआरों को मौत की सजा सुनाई थी। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने मछुआरों की रिहाई पर संतोष जताया है।
it's a very happy thing, and the efforts already our leader had appreciated the efforts taken by the Chief Prime Minister in this regard. We are happy. मछुआरों की रिहाई के लिए 11 नवंबर को भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिंदा राजपक्षे से इस मसले पर फोन पर बात भी की थी। राजपक्षे ने सजा के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की बात कहते हुए पहले ही मसले के समाधान के संकेत दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने फिजी के साथ रक्षा, संस्कृति और आईटी सेक्टर से जुड़े 3 अहम समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के लोगों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने के अलावा कुल $80 मिलियन की मदद का ऐलान भी किया। 3 देशों की 10 दिनों की यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया और अब वो भारत लौट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से फिजी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी सुआ में पारंपरिक स्वागत किया गया। सुआ के अल्बर्ट पार्क में प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष फ्रैंक बैनीमरामा के बीच द्विपक्षीय बातचीत में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया कि फिजी के लोगों को आगमन पर वीजा मिलेगा। भारत फिजी के बिजली संयंत्र के लिए $7 करोड़ का ऋण देगा और भारत में पढ़ रहे फिजी के छात्रों की स्कॉलरशिप 2 गुनी की जाएगी। We agreed to identify opportunities to expand our trade and investment and work out a concrete roadmap. We are pleased that our relationship with India is growing, and we are proud to have India as a partner in Fiji's future. 33 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये फिजी दौरा था। प्रधानमंत्री ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। Stretching from the Indian Ocean through continental Asia into Pacific, this is a region of enormous dynamism and opportunities, but also a region with many challenges. प्रधानमंत्री ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक महत्व के मद्देनजर क्विक द्वीप समूह, टोंगा गणराज्य, तुवालू, किरिबाती गणराज्य, सोलोमन द्वीप समूह और समोआ सहित प्रशांत द्वीपीय 12 देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इन देशों को भी वीजा ऑन अराइवल का ऐलान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 पर बीजेपी का रुख साफ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और किश्तवाड़ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और महंगाई पर काबू पाने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 के बहाने दूसरी पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी आएगी, धारा 370 पर बीजेपी बताए क्या सोचती है। मैंने कहा मैं बतलाता हूं, जनता को आप गुमराह करने की क्यों सोचते हो। धारा 370 होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को आपने तबाह क्यों किया। उधर जम्मू में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को पहले दौर में 15 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों ने दिग्गजों को मैदान में उतार रखा है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किश्तवाड़ में रैली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोयला मंत्रालय ने आज 74 कोल ब्लॉक की ई नीलामी के लिए नियमों का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है और इस पर 24 नवंबर तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ई नीलामी की बात कही थी, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अब ई नीलामी के जरिए ही कंपनियां बोली लगा सकेंगी। कोल ब्लॉक की नीलामी ऊर्जा, लौह इस्पात और सीमेंट क्षेत्र तक सीमित होगी। We are also making an effort to ensure that the blocks are not monopolized by one entity, that they take all the blocks. So the nominated authority will arrive at a particular number. He hasn't arrived as yet, but that work is on. कंपनियों को 19 दिसंबर तक बोली लगानी होगी। पूरी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कोल ब्लॉक के लिए बोली लगाने वाले कई होंगे। इससे लागत बढ़ने का भी खतरा है। Revenue maximizing approach, it is essential to keep a lid on the tariff. यानी कि जो भी बिडिंग होगी उसको हम उसमें एसेंशियलिटी रहेगी
कि वो उसको पास थ्रू ना करें फॉर इंक्रीजिंग द टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में 214 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आवंटन मनमानी तरीके से हुआ है। सरकार अक्टूबर में कोयला क्षेत्र के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इसमें ई नीलामी की भी बात कही गई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत में इबोला का पहला मरीज सामने आने के बाद से एक बार फिर सबका ध्यान इस बीमारी की ओर गया है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इबोला के मुद्दे पर पूरी तरह से सतर्क है और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की चौकस व्यवस्था की गई है। दिल्ली में इबोला वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। 26 वर्षीय एक युवक 10 नवंबर को लाइबेरिया से लौटा था। एयरपोर्ट पर हुई जांच में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सीमेन टेस्ट में उसमें इबोला के लक्षण दिखे। फिलहाल उसे अलग रखा गया है और इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है जो एयरपोर्ट पर निगरानी को पुख्ता बनाने का काम करेगी। सब चीज कंट्रोल में है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें कंट्रोल में हैं और विभाग पूरी कॉशियस तरीके से इसको संभाल रहा है। पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में मार्च 2013 में फिर से इबोला वायरस के संक्रमण के मामलों का पता चला था। इससे संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार के साथ गले में खराश और सिर दर्द होता है। इसके बाद पेट दर्द और उल्टी भी इसके लक्षण हैं। किडनी और लीवर पर असर के बाद ये वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट करने लगता है। बीमारी की तैयारियों के बारे में भी डॉक्टरों की अलग अलग राय है। इसके सिम्टम्स होते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, लिवर एंजाइम ऊपर चल जाते हैं, बीमारी होती है, खांसी होती है, और इसका आज तक अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट जो है कि अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है उनसे निकल के आ गए तो फिर इसके बचाव का कोई हमारे पास तरीका नहीं है। बहुत तेज़ी से तब ये फैलेगा और वो इसलिए फैलेगा क्योंकि हमारे यहाँ की सैनिटरी कंडीशंस बहुत ही पुअर है हिंदुस्तान में। सरकार ने मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालयों की बैठक बुलाई थी, जिसमें एम्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। WHO के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में फैली इस बीमारी से अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 9000 लोग इबोला से संक्रमित हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर देश ने आज उन्हें याद किया और इस मौके पर देश को एक शक्तिशाली स्पेस कंट्री बनाने के मसले को लेकर हम कह सकते हैं इसरो को इस मौके पर 2014 के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 57वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने कई राजनेता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा बड़ी तादाद में लोग वहां शामिल हुए। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई। साथ ही इंदिरा गांधी का रिकॉर्डेड भाषण सुनाया गया। बहुत वर्ष पहले हमारे देश की एक बड़ी सरोजिनी नायडू ने कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा गांधी को याद किया। वहीं संसद के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद थे। एक सफदरजंग रोड स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम में भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 53 संस्थाओं और व्यक्तियों को 2013-14 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और स्कॉलरशिप के जरिए महिला वैज्ञानिकों की तादाद बढ़ाने की केंद्र सरकार की कोशिशें अब कामयाब होती दिख रही हैं। विज्ञान और तकनीक विभाग की ओर से 2002 से शुरू की गई इस योजना के तहत जल्द ही 8वें बैच में महिला वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इस स्कॉलरशिप की खासियत ये है कि इसमें 50 साल से ज़्यादा उम्र तक की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। श्रुति कौशिक आज एक सफल व्यवसायी हैं। वो 2009 से पेटेंट वायर नाम की फर्म चला रही हैं। श्रुति इसका श्रेय महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को देती हैं। इस स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत विज्ञान, इंजीनियरिंग और दवा क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को 1 साल तक बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। Follow your dreams, but do not follow them blindly.
have logistic approach to them. At the same time, follow your interests as well. It has grown in strength, starting from 20 in a batch to 100, and now we are extending it to about 120 students in a batch. We have run 7 batches so far, and the 8th batch is about to be announced. विज्ञान और तकनीकी विभाग के तहत टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल महिला वैज्ञानिकों के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम चलाता है। इस योजना के कई रोचक पहलू हैं। स्कॉलरशिप के लिए 50 साल उम्र तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। ये उन महिलाओं के लिए मददगार है जिनकी पढ़ाई बीच में रुक गई और वो इसे पूरा करना चाहती हैं। इसके लिए MSc या BTech होना ज़रूरी है। इसके लिए परीक्षाएं पूरे देश में होती हैं और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 1 महीने के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ता है, फिर 11 महीने की ट्रेनिंग शुरू होती है। MSc व BTech डिग्री धारकों को 12,500 और PhD व MTech डिग्री वालों को 17,500 रुपए मिलते हैं। ये कार्यक्रम दिल्ली, चेन्नई, पुणे और खड़गपुर में चलता है। I think it's a very successful scheme, and a large number of women patent agents are now actually working in their respective spheres. इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से भी काम कर रही हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से ट्रेनिंग की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब तक 405 महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकी हैं। 60% को काम भी मिल गया है। वहीं 136 महिलाएं पेटेंट एजेंट परीक्षा भी पास कर चुकी हैं। महिलाओं के लिए उठाया गया ये कदम भिन्न है, जिससे न केवल उनके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, बल्कि उनके हुनर को भी एक नया मंच मिल रहा है। अपने उज्जवल भविष्य की कामना करती हुई ये महिलाएं पेटेंट के क्षेत्र में अपना काम बखूबी कर रही हैं। कैमरा पर्सन राजदीप के साथ स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। तमिलनाडु में नवजात बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र पेश करने की मांग की है। साथ ही पार्टी ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। तमिलनाडु में बीते 5 दिन के दौरान 11 नवजात बच्चों की मौत की वजह जानने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को 3 टीमों का गठन किया था। इस बीच वेंटिलेटर पर रखे गए 4 बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। बर्धमान ब्लास्ट का एक आरोपी शाहनूर आलम पुलिस को चकमा देकर आज फरार हो गया। ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसी NIA ने शाहनूर का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की सूची से अशोक चौहान का नाम हटाए जाने की CBI की अर्जी को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा है कि वो मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुदान की मांग रखेंगे। उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ रुपए की अनुदान राशि से लाइब्रेरी का विस्तार किया जाएगा ताकि 28,000 छात्रों को इसका लाभ मिल सके। बीते दिनों सेंट्रल लाइब्रेरी में अंडर ग्रेजुएट छात्राओं की पाबंदी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर फ्लाइंग क्लब का प्रशिक्षु विमान आज हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक प्रशिक्षु विमान देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डे परिसर की 4 दीवारी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। जम्मू कश्मीर में सर्दियों के कारण पारा नीचे गिरने लगा है। मंगलवार को श्रीनगर घाटी का तापमान -0.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तानी सीमा में गलती से प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिक को मंगलवार को भारत के सुपुर्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के झांगर इलाके में रहने वाला 13 वर्षीय छात्र मंजर हुसैन 14 नवंबर को गलती से सरहद पार कर गया था। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान दिलीप वेंगसरकर को BCCI ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। इस पुरस्कार के तहत प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और 25 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। ये पुरस्कार 21 नवंबर को मुंबई में दिए जाएंगे।